हेलो, गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। कल पिछले क्लास में आपको बताए थे लेक्चर में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के टर्म के बारे में। आपने पढ़ा होगा, आपने न्यूमेरिकल्स भी किया है। उसी कंसंट्रेशन का एक और टर्म है जिसको लेकर के मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने पढ़ा है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह, उसकी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया है। तो अब नया टॉपिक आपके लिए आया है, बहुत अच्छा टॉपिक है और वो भी हम लोग क्या है, वो कंसंट्रेशन का ही एक टर्म है। और हम लोग जैसे पढ़े थे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जस्ट उसी तरह से उस टॉपिक को हम लोग मेंशन करते हैं। टॉपिक आपका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी ये भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का ही एक यूनिट है, एक पार्ट। मतलब जो पढ़े थे ना कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, उसी का एक कंसंट्रेशन का एक टर्म है। तो अब जानेंगे नॉर्मेलिटी के लिए। तो नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं कैसे? आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना सीखा है। तो नंबर ऑफ मोल को हम लोग किसी वॉल्यूम की गिवन वॉल्यूम को लीटर में करके रिप्रेजेंट करते थे, तो मोलैरिटी था। नॉर्मेलिटी में क्या है कि आपको नंबर ऑफ मोल के जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता करना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। जैसे मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते थे, जस्ट उसी लाइन उसी तरह से है आपको। इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल के जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर या पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉर्मेलिटी। इसमें हमें क्या करना है, देखना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का, उसे हमें किस में डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो ये हमारा टर्म जो आएगा ये नॉर्मेलिटी आएगा। देखिए इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए आप इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो रेशियो आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मेलिटी। और इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप इसका यूनिट भी लिख सकते हो। कैसे? देखो यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होगा, इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, बाय डेफिनेशन ये क्या कहता है, लीटर में होना चाहिए। तो फिर इसके अकॉर्डिंग यूनिट हम लोग लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारा ये इस तरह से रेशियो आएगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा इक्विवेलेंट को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे given mass of solute
डिवाइडेड बाय वो यहाँ पर क्या करें रखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा जो रेशियो आएगा इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसको कहेंगे। अब एक चीज और आपको देखना है कि गिवन मास तो चलो ठीक है, गिवन होगा तो हम उसका रख देंगे। और दूसरा क्या है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना आएगा तब ना। तो इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए फिर आप देखिए इक्विवेलेंट मास के लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास का यूज करते हैं। मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, यानी एक्स फैक्टर का हम लोग यूज करेंगे इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने में। ये एक्स फैक्टर आपका क्या होगा, ये एक्स फैक्टर डिपेंड करता है कि वो हम सब्सटेंस क्या ले रहे हैं। जैसा हम सब्सटेंस लेंगे उसके लिए अलग अलग एक्स का वैल्यू आएगा। जैसे आपने किसी एसिड का इक्विवेलेंट निकालना है तो उस केस में हम लोग x जो लेते हैं that x is called basicity, यानी for any acid the number of H plus ion which is released by that acid is called as basicity of that acid। हम लोग बस ये चेक करना है, यदि एसिड ले रहे हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो उस एसिड का बेसिसिटी हो जाएगा। उसी तरह से यदि बेस है सब्सटेंस के रूप में, सब्सटेंस के रूप में यदि बेस है तो उस केस में हम लोग रखेंगे एसिडिटी को, यानी वो बेस कितना OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ द एसिडिटी ऑफ द बेस। इसी तरह से यदि कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट में क्या करते हैं, नंबर ऑफ आयंस को लिखते हैं। आपने कोई सॉल्ट लेकर के आयनाइज करो, जैसे सोडियम क्लोराइड आयनाइज करोगे क्या आएगा, Na+Cl-, Na+Cl-। देखो कितना है, +-1 आयन है ना, तो जो +-1 आयन है तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ आयंस हम लोग 1 लिखते हैं। तो देखो ये X फैक्टर हम लोग इस टर्म्स पे फाइंड करते हैं। अदरवाइज यदि कोई एटम्स है तो उस केस में आपका जो X फैक्टर होगा that X factor will be the valency of that atom, वो उस एटम का वैलेंसी होगा। और जब आप क्या करोगे, यदि सब्सटेंस के रूप में कोई एटम है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई एसिड बेस सॉल्ट है, तो जैसा कि अभी हमने बताया उस X फैक्टर से आपको उसे डिवाइड कर देना है, that will be the equivalent mass of that substance, and after all you will get number of equivalent by dividing equivalent mass in given mass of the solute। उस मास में आप डिवाइड कर दोगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे देखो, अब हमें क्या करना, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपने लेना है H2SO4 हमने रखा, H2SO4 is an acid and basicity will be 2। So यदि क्या करोगे, इसके मोलर मास में जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो उस एसिड के लिए इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। और किसी भी सब्सटेंस का जो गिवन मास होगा वो गिवन मास उस सब्सटेंस के लिए इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट डाटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस बेसिस पे हम लोग जो मैं ना इस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब जैसे देखिए, आपने देखा कि इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से जो आपने लिखा था नॉर्मेलिटी को, नॉर्मेलिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, एक तो आप इस तरीके से नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करोगे।
एक और हम लोग देखते हैं जो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। हम लोग इस नोट करेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। इस दोनों के बीच के रिलेशनशिप को देखते हैं। आपको पता है नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमारा नॉर्मलिटी आ गया। इसको थोड़ा सा और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करते हैं। कैसे, देखो ये आपका है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अभी जस्ट बताया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास आता है। तो गिवन मास को हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास को इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्यूट का। ये आपका हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, विदाउट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लीटर है। ये यदि ml में रहा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में रहा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो उसके बाद फिर देखो इसको आगे हम लोग कैसे करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट तो ठीक है, ये हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है इसको क्या करोगे, मोलर मास बाय एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो इस तरह से रहेगा, बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये भी रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी है। और ये हमारा हो गया 1000, ठीक। तो यहाँ डिफरेंस क्या हो, वेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट, इसको आप लिख लो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास बाय एक्स होता है। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे GMM, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब फिर देखो इससे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दोनों का रेशियो क्या होगा, वेट बाय मोलर मास क्या होगा रेशियो, दोनों का रेशियो नंबर ऑफ मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो ml में है, ये तो ml में है, एज ए फॉर्मूला आप इसको इसे रख सकते हो, लेकिन ये 1000 को फिर नीचे कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आ जाएगा। तो ऐसा करो अब आप ये नॉर्मलिटी जो है दिस n इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आपका हो गया n ऑफ सॉल्यूट, n का मतलब नंबर ऑफ मोल, ठीक, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 को नीचे कर लोगे तो लीटर में आ जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लीटर में लेते हैं इनटू x। फिर देखो ये जो रेशियो आ रहा है, ध्यान देना, ये जो रेशियो आ रहा है ये रेशियो क्या कहलाएगा, मोल बाय वॉल्यूम क्या कहलाएगा, मोलरिटी। हाँ, ये जो रेशियो आ रहा है ये कहलाएगा मोलरिटी। यानी फाइनली आप क्या देखोगे, n इक्वल टू m इंटू x। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया, किसके बीच में, इसमें आप लिखिएगा इक्वेशन 1। यहाँ आप नोट कीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ये हमारा जो इक्वेशन है ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच के रिलेशनशिप को बतलाता है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए।
फिर हम लोग देखे थे इसका जो अभी आपको जो रिलेशनशिप बताया उसके ऊपर एक हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं 1.5 m H2SO4 equals H2 1.5 m H2SO4 equals the normality इसका नॉर्मलिटी हमें देखना कितना है। आपको पता है कि नॉर्मलिटी और मोलिटी के बीच ये रिलेशन है n इक्वल टू mx, इसी का हम लोग यूज करेंगे। कैसे देखो, इसमें हमारा मोलरिटी गिवन है कितना है 1.5 और H2SO4 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा, H2SO4 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2 होगा। कैसे देखो, इसको एनालाइज करो 2H प्लस SO4 2 माइनस, देखो कितना H प्लस है ऊपर 2, तो बेसिसिटी H2SO4 का कितना 2। फिर क्या करोगे, n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू mx, तो वैल्यू आप रख दो, m कितना है जब 1.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा वैल्यू 3.0, यानी ये आ गया इसका वैल्यू। तो नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसके फॉर्मूला से ही चलें। यदि आपको लग रहा है कि हम मोलरिटी आसानी से निकाल सकते हैं तो उस केस में आप पहले मोलरिटी निकाल लो, फिर n इक्वल टू मैक्स से आप बना सकते हो, क्योंकि आप जो नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करोगे उसके लिए सारा इक्विवेलेंट वेट चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए, तब जाकर के आपको नॉर्मलिटी निकलेगा। अदरवाइज जिस तरह से डाटा गिवन होगा वो आपके लिए बेटर रहेगा उसके अप्रोप्रिएट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका जो थ्योरी आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।